नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। हिंदी टीवी न्यूज के प्राइम टाइम में ऐसा शो है ये जहां जनहित में देश की खबरों का परीक्षण होता है। आज पटियाल अपने पहले परीक्षण में उन 26 हिंदुस्तानियों की मौत का हिसाब मांगेगा जो चुनाव ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। चुनाव आयोग के मुंह में उनके लिए श्रद्धांजलि का एक शब्द भी नहीं निकला। इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव में अपने कीर्तिमान गिनाए लेकिन शहीदों को भूल गए। इस चुनाव में मौसम के बदलाव की जो भविष्यवाणी हुई थी वो भी आपको बताऊंगा, साथ ही चुनाव आयोग के विवादों की मतगणना भी करूंगा। क्या गरीब मोदी को वोट दे रहे हैं और अमीर इंडिया गठबंधन को? क्या उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वोटिंग पैटर्न बदल जाता है? अपने दूसरे परीक्षण में पटियाल आपको इस बड़े सवाल का जवाब देगा। पटियाल आपको यह बताएगा कि यह रोचक जानकारी है क्या जिसमें उपभोग की आदत और वोटिंग के पैटर्न में एक खास रिश्ते की तस्वीर दिखेगी। कल जब नतीजे आएंगे तो आप पटियाल की इस कसौटी पर अपने आप को और इन नतीजों को जरूर परखिएगा। आज हर जगह से जीत की मिठाई के रुझान मिल रहे हैं। पटियाल ने सुबह जब मिठाइयों की तस्वीर देखी तो मन में एक परीक्षण का आइडिया आया और वो ये था कि नतीजों के बाद जीत की खुशी पर कितना खर्च होता होगा, दुकानदारों की कितनी कमाई होती होगी, मिठाई, पटाखा, फूल और टेंट पर कितना पैसा बाजार में आता होगा। विक्ट्री इकोनॉमिक्स का परीक्षण आप मेरे साथ देखिएगा। अमूल दूध ने दाम बढ़ा दिए हैं और टोल टैक्स भी महंगा हो गया है। अब अगला नंबर पेट्रोल, डीजल और गैस का हो सकता है क्या? कुछ चुनावों में तो ये ट्रेंड ही हो गया है। मतदान के दौरान महंगाई कम हो जाती है या मान लीजिए रुक जाती है और चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ने लगते हैं। महंगाई कंट्रोल के इस फॉर्मूले को नोबेल पुरस्कार के लिए भेजना चाहिए, जरूर सफलता मिलेगी। इलेक्शन और महंगाई के इस रिश्ते का परीक्षण भी आप पटियाल के साथ जरूर देखिए। On social media now you will see various memes with the taglines that perhaps लापता gentlemen are back. गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है? लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है मगर तुम्हारी बात कौन करता है? आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी, मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी के साथ में सबूत भी। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। हमने पूरे चुनाव में ये कोशिश की कि वुमेन डिग्निटी पे कोई भी वर्ड किसी के मुंह से पॉलिटिकल पर्सन के ना निकलने पाए। एंड वी वांट टू गिव देम ए स्टैंडिंग ओवेशन टू ऑल आवर वोटर्स। बाय दिस आई वुड आस्क ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन एंड दीस आर योर ऑल आवर वोटर्स। सो वी थैंक यू ऑल। We salute all our voters, all our women voters who have really come and voted in this election. आज सबसे पहले चुनाव आयोग पर लगे आरोपों की मतगणना करेंगे। यह विषय बड़ा है और इस पर सबने चुप्पी साध रखी है, लेकिन पटियाल शुरू से यह मुद्दा उठा रहा है कि चुनाव आयोग को अपने दांत जरूर दिखाने चाहिए। फिर भी ऐसा हो नहीं रहा। चुनाव आयोग अपनी पीठ थपथपा रहा है, खुद को शाबाशी दे रहा है, लेकिन जो आरोप उस पर लग रहे हैं उन पर मौन है। आज चुनाव आयोग ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग ने वोटिंग खत्म होने से पहले यानी चुनाव की मतगणना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटा चली और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जब बोले तब तक उन्होंने सिर्फ आयोग की तारीफ की, लेकिन अपने उन कर्मचारियों को वो भूल गए जिन्होंने सफल चुनाव के लिए जान की बाजी लगा दी। आज आयोग ये बताता रहा कि आखिरकार उन्होंने चुनाव करवाने के लिए कैसे पसीना बहाया, पर 26 लोगों की जान चली गई ये नहीं बताया। कहां-कहां और किन-किन दुर्गम इलाकों में
चुनाव आयोग वोटर तक पहुंचा, यह बताया, लेकिन वोटिंग के लिए 26 लोगों की जान चली गई, इस पर चुप रहे। वोटिंग बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? कई कीर्तिमानों की लिस्ट चुनाव आयोग ने गिनाई, लेकिन गर्मी के कारण ड्यूटी में जान गंवाने वालों की लिस्ट वो भूल गए। चुनाव आयोग ने कहा कि भारत ने वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 64.2 करोड़ वोटर्स ने वोट किया। इस पर खुद चुनाव आयुक्त ने स्टैंडिंग ओवेशन तक दिलाया, लेकिन यह नहीं बताया कि यूपी और बिहार में उनके चुनाव कर्मियों के परिवार मातम में है। चुनाव आयुक्त को बहुत कुछ याद था, लेकिन चुनाव ड्यूटी में शहीद हुए 26 कर्मचारियों को वो भूल गए। चुनाव आयोग के किसी भी कर्मचारी ने 26 शहीदों के लिए 2 मिनट तक का मौन रखने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव कर्मी है तभी तो लोकतंत्र का यह महापर्व कामयाब हुआ है। चुनाव की तारीखों का जब से ऐलान हुआ है तभी से यह मुद्दा था कि गर्मी बहुत है, ऐसे में इतना लंबा चुनाव ठीक नहीं रहेगा। फिर भी चुनाव आयोग ने कहा कि इंतजाम पूरे हैं, किसी को कुछ भी नहीं होगा। अब जब 26 लोग मर गए तो आयोग खामोश है। कायदे से चुनाव आयोग को देश के सामने अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो अच्छा लगता। श्रद्धांजलि सभा नहीं कर सकते थे तो कम से कम 26 शहीदों के सम्मान में मौन तो रख ही लेते। कामयाब चुनाव का क्रेडिट लीजिए साहब, लेकिन क्या शहीद परिवारों को याद रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है? पटियाल का सवाल है कि सीमा पर जवान जब जान गंवाता है तो उसे शहीद कहते हैं, तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाला शहीद क्यों नहीं है? पटियाल ने चुनाव के दौरान शहीद होने वाले उन 26 कर्मचारियों के नाम और तस्वीरें देश भर से इकट्ठा की। अगर चुनाव आयोग के पास ना हो तो हमसे ले सकते हैं। अपने साथियों को श्रद्धांजलि दें। वैसे पटियाल ने आज चुनाव आयोग के सामने यह सवाल रखा कि सफलता की खुशी में अपने शहीदों को क्यों भूल गए। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या जवाब दिया, आप सुनिए। ये भी हम अपफ्रंट एडमिट करते हैं, चुनाव हमें कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। दिस इज वन लर्निंग फॉर अस विच वी वांट टू कीप फॉर अस। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत फोर्सेस लगती हैं, बहुत मूवमेंट है, हम इससे समय को कम नहीं कर सकते, लेकिन पहले कर सकते हैं, इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट लर्निंग फॉर अस। तपती गर्मी के इस मौसम में संपन्न हुए इस चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने जरूर माना है कि उसको इन चुनावों से सीख मिली है कि इतनी भीषण गर्मी में चुनाव नहीं होने चाहिए। चुनावों को कम से कम 1 महीने पहले संपन्न करवा लेना जरूरी है। चुनाव आयोग के इस जवाब को जिस तरह से मतदान प्रतिशत में कमी आई है और चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों की मौतें हुई हैं, उससे सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा सकता है। वैसे 2024 के इलेक्शन में चुनाव आयोग बड़े विवादों में रहा। इन विवादों का परीक्षण आगे करूंगा, पहले एक हैरत अंगेज सच आपको बताता हूं। यह सच चुनाव आयोग को ठीक से जान लेना चाहिए, क्योंकि यह उसे भी कांटे की तरह चुभ रहा है। जब से चुनाव शुरू हुए हैं, इस चुनाव में इलेक्शन कमीशन पर लापता जेंटलमैन के आरोप लगे। कहने वालों का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। सोशल मीडिया पर आरोपों की बौछार हो रही है। लापता जेंटलमैन पर चुनाव आयुक्त ने पहली फुर्सत में सफाई दी, लेकिन 26 शहीदों का नाम फिर भी नहीं लिया। अब लोग सोशल मीडिया पर इस टैगलाइन के साथ मीम्स देखेंगे कि लापता सज्जन वापस आ गए हैं। हम कभी बाहर नहीं थे, हम हमेशा यहीं थे। हमने अपने प्रेस नोट के माध्यम से आपसे बातचीत करना चुना। ये पहली बार था हमने पूरे 100 प्रेस नोट जारी किए और इसी तरह हमारी बातचीत जारी थी। और हमने सोचा कि हम सामने आकर इस महान चुनाव की कहानी आपसे शेयर करेंगे। चुनाव आयोग ने अपने 26 साथियों को तो भुला दिया, लेकिन जब एबीपी न्यूज ने इसे मुद्दा बनाया तो जवाब में आयोग ने अपनी एक बड़ी गलती कबूल की। वो गलती क्या थी? गलती थी गर्मी में चुनाव नहीं कराने चाहिए थे। चुनाव आयोग भले ही शहीदों पर मौन हो, लेकिन हमने चुनाव के शहीदों की जानकारी इकट्ठा की है
सैनिक देश की रक्षा करते हैं और इन शहीदों के लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही मर मिटने के लिए उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है। मेरी जानकारी के मुताबिक गर्मी और लू से बिहार के 10 कर्मचारी चुनाव के दौरान शहीद हुए। उत्तर प्रदेश के 16, कुल मिलाकर दोनों राज्यों के 26 चुनावकर्मी शहीद हुए। देश को इन वीर सपूतों के नाम जानने का हक है और जानने भी चाहिए। बिहार के 10 शहीद कौन से हैं, अब उनके नाम पर गौर कीजिए। राम भजन सिंह पुलिसकर्मी थे, दूसरे शहनवाज खान टीचर थे, हेम नारायण सिंह होमगार्ड जवान थे, मोहम्मद यासीन पीडब्ल्यूडी कर्मचारी थे, संजय कुमार क्लर्क थे, राजेश राम क्लर्क थे, इलियास हुसैन शिक्षा सेवक थे, रामशरण चौधरी शिक्षक थे, ये भी ललित प्रसाद शिक्षक थे, शेर अफजल खान ये चकबंदी कर्मचारी थे रोहतास के। अब आपको उत्तर प्रदेश के 16 शहीद चुनाव कर्मियों के बारे में भी बता देता हूं, क्या है उनकी जानकारी, आप भी इन्हें याद रखिएगा। कृष्णकांत अवस्थी होमगार्ड जवान थे, शिव पूजन क्लर्क थे, बचराम होमगार्ड जवान थे, रवि प्रकाश सफाई कर्मी थे, सत्य प्रकाश होमगार्ड थे, राम जी यादव ये भी होमगार्ड जवान थे, अविनीश पांडे ये भी होमगार्ड जवान थे, त्रिभुवन सिंह ये भी होमगार्ड जवान थे, रामकरण होमगार्ड जवान थे, प्रयाग नारायण होमगार्ड जवान, उमेश कुमार चकबंदी मिर्जापुर के थे ये, अभिलाष शर्मा सफाई कर्मचारी थे, नित्यानंद पांडे क्लर्क थे ये, संतोष कुमार ड्राइवर थे और उमा शंकर शर्मा बिजली कर्मचारी थे, ब्रिजेश कुमार टीचर थे, भदोई के रहने वाले थे। इन सब का जो है चुनावी ड्यूटी के दौरान इनकी मौत हुई गर्मी की वजह से। सोचिए, नेता कल जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन इन 26 शहीद परिवारों पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने वोटिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर तालियां पड़ती हुई आज देखी होंगी, सुनी होंगी। क्या चुनाव आयोग को इनकी कुर्बानी की कदर नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राजस्व मंत्री से मेरा निवेदन है कि वो अपने कर्मचारियों के सम्मान में उन्हें लोकतंत्र में शहीदों का दर्जा दिलाएं, उनके परिवारों की मदद करें, क्योंकि चुनाव आयोग कविता सुनाते हैं, इस मौके पर भी सुना रहे हैं। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, ग्रेटिट्यूड्स। अब पटियाल आपको वो बातें बताएगा जो आप देश के चुनाव में इसके बाद देखेंगे। चुनाव आयोग ने खुद माना कि गर्मी के कारण ही उन्हें यह गलती लग गई कि यह चुनाव नहीं करवाया जाना चाहिए था, बहुत ज्यादा गर्मी थी। चुनाव 1 महीने में खत्म हो जाने चाहिए थे, मतलब साफ है अगली बार चुनाव गर्मियों में नहीं कराया जा सकता। काउंटिंग की शुरुआत बैलेट से हो या फिर ईवीएम से, यह विवाद अगली बार ना हो, इस पर फोकस किया जाएगा। इस बार पहले बैलेट वोट ही गिना जाएगा, उसके बाद ईवीएम वोट की गिनती होगी। एनआरआई वोट के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। फेक न्यूज रोकने के लिए मैकेनिज्म पर काम किया जाएगा। यह सब चुनाव आयोग ने कहा है। जो गलतियां इस बार रह गई, उन्होंने कहा वो रिपीट ना हो, आगे से ना आए, इसलिए ये प्लानिंग की जाएगी। इस बार चुनाव आयोग ने रीवोटिंग पर भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। सिर्फ 39 बूथ पर दोबारा मतदान हुए। 39 में भी 25 बूथ जो है वो अरुणाचल और मणिपुर के थे, जहां पर रीपोलिंग हुई है। 2019 में 540 जगह पर दोबारा से मतदान हुए थे। उस हिसाब से 39 का आंकड़ा बहुत कम है। अब पटियाल आपको इस चुनाव के उस मैदान में लेकर चलेगा जहां चुनाव आयोग कई दूसरे आरोपों के साथ घिरा दिखता है। चुनाव आयोग कहता है कि उसने इस चुनाव में 90% शिकायतों का निपटारा ठकाठक तरीके से किया, लेकिन विपक्षी दलों का दावा है कि चुनाव आयोग सिलेक्टिव है, वो आदमी और पार्टी देखकर फैसले देता है। उदाहरण यह दिया जाता है कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 1 जून को सोशल मीडिया पर एक संदेश में दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह जिला अधिकारियों और कलेक्टर्स को फोन कर रहे हैं। उन्होंने 150 से बात भी की है और उन्हें धमकाया है। यह खुलेआम और बेशर्म तरीके से धमकी है, जो दिखाता है कि बीजेपी कितनी हताश है। ये जयराम रमेश ने लिखा। जयराम रमेश ने इसे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन भी माना, उसे चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन से जोड़ दिया।
इलेक्शन कमीशन ने मामले को गंभीरता से लिया और जयराम रमेश से सबूत मांग लिए इसके। लेकिन चुनाव के दौरान जब अन्य दलों ने ऐसे दावे किए थे तो फौरन सबूत क्यों नहीं मांगे गए? अब जयराम रमेश ने न केवल सबूत देने की बात कर रही जा रही है, बल्कि उसका फॉलोअप भी हुआ। यानी इधर जयराम रमेश ने लिखा और उधर उन्होंने उनसे जवाब मांग लिया। जब जयराम रमेश ने कहा कि उन्हें जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाए, तो उन्हें यह सुविधा नहीं दी गई। इधर जयराम रमेश को सबूत पेश करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने से मना कर दिया गया, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की क्लास लगाई गई। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के आखिरी चरण के धीमे मतदान के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। इसी मामले में उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजकर यह पूछा गया कि आरोप आपने लगाया कैसे था, इसका जवाब दो। इसलिए विपक्षी दल कहते हैं कि यह फॉलोअप और इतनी सक्रियता सरकार पर लगे आरोपों के दौरान आयोग क्यों नहीं दिखाता था। अमित शाह जी गृह मंत्री देश के, जो आज कार्यवाहक गृह मंत्री है, लगभग 150 से ऊपर कलेक्टर्स डीएम को फोन कर चुके हैं, धमकियां दे रहे हैं। क्यों? क्या चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते हो? अपने हिसाब से निर्णय में फेरफार करना चाहते हो आप? यह आपकी डेमोक्रेसी है? चुनाव आयोग ने साफ तौर से कहा है कौन है वो लोग, कौन से हैं वो 150 डीएम जिसका जिक्र किया जा रहा है। ये बहुत ही संगीन और गंभीर इल्जाम है। जयराम रमेश शूट एंड स्कूट नहीं कर सकते। अगर इतना गंभीर वो इल्जाम लगा रहे हैं तो उनको बाकायदा इसका जवाब भी देना होगा। विरोधी दल चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, जबकि सरकार में शामिल दल चुनाव आयोग को शाबाशी देते हैं। ऐसे में वोटर और देश की जनता कंफ्यूज है कि वो चुनाव आयोग के बारे में क्या राय बनाए। आज आयोग की बैठक के फौरन बाद दिल्ली में बीजेपी ने मोर्चा संभाला। चुनाव आयोग की व्यवस्थित तरीके से चुनाव कराने के लिए पीठ थपथपाई गई, उन्हें शाबाशी दी गई। जो लोग चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं उन्हें भी मैसेज दिया। कहा, देश में व्यवस्थित तरीके से मतदान हुआ है, इसलिए लोकतंत्र की मर्यादा पर विपक्ष को सवाल उठाने से बचना चाहिए। जबकि विरोधी खेमे में मतगणना से पहले कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया है। डर के कारण हड़बड़ी में दिख रहे हैं, कह रहे हैं, इसीलिए हर कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर पर चौकन्ना रहे। और यह भी कहा कि गड़बड़ी को रोकने के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं। ये नंबर हैं 7982839236 और दूसरा नंबर है 9560822897। ये दोनों नंबर तमाम वर्कर्स को कहा गया है, आप याद रखिए, और अगर कोई भी सूचना गड़बड़ी की मिलती है तो इन नंबर पर दीजिए। काउंटिंग के वक्त कांग्रेस ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं वो मदद के लिए चुनाव आयोग पर अविश्वास की हॉटलाइन है। ऐसा कहने के पीछे वजह है, अब की बार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही देश का चुनाव आयोग विवादों की सुर्खियों में आ गया था। सबसे पहले चुनावी बॉन्ड का मुद्दा आया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इलेक्शन कमीशन चुनावी चंदे की जानकारी देने का काम कर पाया, वरना वो मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ा था। ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कई बार सफाई दी, लेकिन बार बार आरोप लगे तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और फैसला आने के बाद आरोपों के मुंह पर ताला लगा। इसके बाद वीवीपैट की पर्चियों के 100% मिलान का मुद्दा बन गया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की जान बचाई। मतदान के बाद वोटिंग के आंकड़े पर विवाद हो गया। सवाल उठा कि कई दिन बाद चुनाव के आंकड़े बदल क्यों रहे हैं, क्या कोई मिलावट हो रही है? मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब कोर्ट ने कहा कि पोलिंग सेंटर की लिस्ट को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल न उठाया जाए। एक बार फिर चुनाव आयोग की मुश्किल सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाई। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर आयोग पर दोबारा अपना दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लग गया। इस चुनाव में आयोग के सामने आचार संहिता उल्लंघन के 14 बड़े मामले सामने आए, जिसमें से 6 नेताओं को सेंसर किया गया, 3 नेताओं पर बैन लगाया गया, 2 नेताओं को एडवाइजरी दी गई, साथ ही 3 मामलों में अभी भी एक्शन होना बाकी है। अब आप एक और बात जो बड़ी दिलचस्प है उस पर गौर कीजिए। जिन 3 केस में चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया उनमें शामिल हैं पश्चिम बंगाल के दिलीप घोष, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत
और पश्चिम बंगाल के ही अभिजीत गंगोपाध्याय। इनके मामले शिकायत मिलने के बाद 3 दिन के अंदर ही चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी थी। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी और राहुल गांधी के मामले में मिली शिकायत पर पार्टी अध्यक्ष खरगे और नड्डा को नोटिस जारी करने में आयोग ने 20 दिन लगाए। और यह भी पहली बार हुआ है कि पार्टी के स्टार प्रचारकों के खिलाफ व्यक्तिगत कार्रवाई की बजाय आयोग ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को नोटिस जारी किया। यह कोई नियम नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की इच्छा है कि वो किसी केस में व्यक्तिगत तौर पर तो किसी केस में पार्टी को नोटिस जारी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन भी सरकार के दबाव में है। इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तो नोटिस दिए हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके के भाषण दिए हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ने कान बंद कर रखे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं जब तक जिंदा हूं मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देने दूंगा। क्या यह इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुना? क्या इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुना कि मुसलमानों को उन्होंने घुसपैठिया कहा है? क्या उन्होंने नहीं सुना कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष मुजरा करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस दिया है? क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी तरीके का कोई नोटिस लिया है? नहीं लिया है तो कैसे हम इलेक्शन कमीशन पर भरोसा कर लें? अब पटियाल आपको चुनाव आयोग के शिकायत निपटारे का वो हिस्सा दिखाएगा जिसमें उनकी स्पीड कंप्यूटर से भी तेज रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनावी नियमों के उल्लंघन के 4,56,000 शिकायतें उनको मिली थी, जिसमें से 3,48,122 शिकायतें थी जिन्हें बिना परमिशन बैनर लगाए जाने या पोस्टर लगाए जाने को लेकर की गई थी। प्रतिबंध के बावजूद कैंपेन करने के खिलाफ 5,523 शिकायतें उन्हें मिली। 3,072 शिकायतें ऐसी थी जिनमें वाहनों के बारे में बिना परमिशन के इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए थे। धार्मिक स्पीच और इसके लिए इस्तेमाल किए गए स्पीकर्स को लेकर भी 3,441 शिकायतें आयोग को मिली थी। इसके अलावा 8,094 शिकायतें चुनाव में कैश और शराब बांटने को लेकर थी। प्रचार में हथियारों के प्रदर्शन पर भी 2,801 शिकायतें आयोग को मिली थी। चुनाव आयोग का दावा है कि 99% शिकायतों का निपटारा कर दिया गया और इसमें भी 87.5% शिकायतों के निपटारे में 100 मिनट से भी कम वक्त लगा। देखिए कितनी तेज कार्रवाई हुई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान 7 फेज और 43 दिन में संपन्न हुआ। इस दौरान वोटर्स ने भीषण गर्मी का सामना करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटर को बूथ तक पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की थी। देश में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं। इनमें से 64.2 करोड़ ने इस बार चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बड़ी बात यह है कि इस बार 31.2 करोड़ महिलाओं ने भी वोट डाला। चुनाव आयोग के मुताबिक यह आंकड़ा G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल किया। वोटिंग के लिए 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए गए थे। चुनाव में 4 लाख गाड़ियां, 135 विशेष ट्रेन और 1,692 हवाई उड़ान भरी गई। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में 68,000 से ज्यादा निगरानी दल, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मचारी शामिल थे। इसमें दोनों की संख्या मिलाकर 1.5 करोड़ बनती थी। इन्हीं 1.5 करोड़ में से वो 26 भी थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। प्राणों की कुर्बानी देकर लोकतंत्र के महापर्व को उन्होंने पूर्ण करवाया, लेकिन चुनाव आयोग नतीजों से पहले ही उन्हें भूल बैठा। साइलेंट स्टोरी है जो बैकग्राउंड में चल रही थी और 2-3 महीने के नैरेटिव में ये कहीं आती ही नहीं है, खो जाती है। कहाँ खो जाती है? 135 स्पेशल ट्रेन चल रही थी जो फोर्सेस को इधर से उधर लेके जा रही थी। 4 लाख से ऊपर व्हीकल, 1692 से ऊपर की सॉर्टीज जो पोलिंग पार्टीज को अंदर में जंगल में पहाड़ पे लेके जा रही थी। अनसंग हीरोज ऑफ आवर इलेक्शंस एंड इट्स ए मैटर ऑफ सीरियस रिसर्च एंड स्टडी कि ये लोग 1.5 करोड़ 50-60 लाख लोग जो बिल्कुल पोलिंग कराते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक दिन पहले मिलते हैं और अचानक से एक जैसा 10-10.5 लाख बूथ पे एक इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग आपस में अगर 5 लोग किसी डिफरेंट ऑफिस से आके मिल के बैठे हैं
तो कितनी भी ट्रेनिंग कर लें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी देर लगाएंगे एक काम को करने में। और ये पोलिंग स्टेशन पे जाके और किस तरह से जाते हैं ये हम बताएंगे। तो इनको भी हम सम्मान करना चाहते हैं बहुत अधिक। 26 साथियों की जान बेशक नहीं बचा सके, लेकिन आयोग ने चुनाव में धरपकड़ खूब की। इस बार 10,000 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया गया है। 2019 के चुनाव में यह आंकड़ा 3,475 करोड़ का था। इस बार 1,054 करोड़ कैश, 898 करोड़ की शराब, 1,459 करोड़ की कीमती धातु और 2,198 करोड़ रुपए की फ्रीबीज जब्त की गई। चुनाव आयोग ने एजेंसियों की मदद से ड्रग कार्टेल पर भी शिकंजा कसा। आयोग के मुताबिक 4,391 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई, जो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल होनी थी। इसके अलावा चुनाव आयोग पर आरोपों के लिए क्यों याद रखा जाएगा उन्हें, इसे याद रखने की कुछ और वजह भी है। अब पटियाल आपको 10 बयान और 10 तस्वीरें दिखाएगा। उन्हें आप सेव कर लीजिए। जब 2024 के चुनाव को याद रखना हो तो उन्हें रिकॉल कर लेना। इंडिया गठबंधन जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। मांसपेशियां किया है। डॉक्टर बोला कि 3 हफ्ता आपको बेड रेस्ट करना है। हमारे 3 हफ्ता में तो चुनाव खत्म हो जाए तो हम नहीं करेंगे। हमको सुइया दे दो, दर्द का गोली दे दो। खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 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 8,500। जब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। भाषण में बोल दिया ठकाठक 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 अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ठकाठक ठकाठक फटाफट 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 ठकाठक बोल रहा है। 4 जून के बाद कहीं और चले जाएंगे खटाखट खटाखट खटाखट। तो इन्हें हटाने का काम करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। तो यहाँ पड़ोस में से ये धमाके फमाके करने की आदत हो गई थी ना, और ये मोदी है घर में घुस करके मारेगा। अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे, इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे।
घुसपैठियों को बांटेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM। बताओ भाई क्या होगा देश का? अब पटियाला आपको इस चुनाव का एक बहुत ही रोचक परीक्षण दिखाएगा। इसमें एक तरफ होगा वोटर के खाने पीने, खरीदने, इस्तेमाल और उपभोग का तरीका, जबकि दूसरी तरफ होगा वोटिंग का सलीका। इसके बाद होगी तुलना और फिर आएगा नतीजा। उत्तर भारत में पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड उपभोग की लिस्ट में नीचे है, लेकिन यहां पर बीजेपी या एनडीए को राजनीतिक बढ़त है। दक्षिण भारत में कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु उपभोग की लिस्ट में ऊपर हैं, लेकिन यहां पर राजनीतिक बढ़त कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की दिखती है। इसका सीधा सा मतलब यह समझा जा रहा है कि मोदी सरकार की नीतियों ने चुनाव में अच्छा फायदा दिया है। लाभार्थी ने फायदा लिया तो वोट भी दिया, और फायदा देने वाली सरकार को ही दिया। एक बात और कि एनडीए सरकार अपनी योजनाओं को गरीबों के बीच में ले जाने में सफल रही है, ज्यादा कामयाब रही है, लेकिन ईस्ट वेस्ट राज्यों में कंजम्पशन और वोटिंग का पैटर्न अलग नजर आता है। वो कैसे, जरा गौर कीजिए। महाराष्ट्र और गुजरात में प्रति व्यक्ति कंजम्पशन राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, और यहां पर बीजेपी या एनडीए का राजनीतिक वर्चस्व है, जबकि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कंजम्पशन लेवल कम है, लेकिन यहां पर वोटर की पसंद तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल जैसी पार्टियां हैं, जो कि फिलहाल बीजेपी से दूर है। कहने का मतलब यह है कि अगर योजनाएं लाभार्थियों के पास पहुंचती हैं, तो फिर वो वोट देने के लिए बूथ तक भी पहुंचता है। इस बात को 2024 के नतीजों की कसौटी पर भी कसेंगे हम। विपक्ष की जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने भी अपने लाभार्थी बनाए हैं बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ चुनावी हार जीत में उसको उस तरह से प्रभावित होता है। कोई गारंटी नहीं है। ऐसे कि मान लो तेलंगाना राष्ट्र समिति है, यानी भारत राष्ट्र समिति है, वो तो लाभार्थी बनाने में बहुत आगे थी, लेकिन पिछला चुनाव वो हार गई। अब भारतीय जनता पार्टी है, कर्नाटक में उनकी राज्य सरकार ने भी लाभार्थी बनाए थे, केंद्र सरकार के भी फायदे मिलते थे, लेकिन वो कर्नाटक में चुनाव हार गए। तो लाभार्थी बनाना चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है, लेकिन लाभार्थी बनाने से सरकार के खिलाफ जो गुस्सा होता है सरकार की विफलताओं के कारण, उस गुस्से के खिलाफ एक बहुत कड़ी प्रतिक्रिया, उग्र प्रतिक्रिया नहीं होती। इससे पूरे लोकतंत्र में राजनीति एक खास तरीके से प्रभावित होती है। अभी इसका अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि लाभार्थियों की दुनिया जो प्रो इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, उस प्रो इनकम्बेंसी वाले फैक्टर को ज्यादा पावरफुल कर देती है बजाय एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर। अब पटियाला चुनाव के स्वीट इंडेक्स का परीक्षण करेगा। कल देश में 543 सांसदों को विजय का सर्टिफिकेट मिलेगा। जो सांसद जीतेगा वो खुशी मनाएगा, मिठाई बांटेगा, पटाखे छुटाएगा, फूल मालाएं आएंगी, सजावट होगी। इसकी तैयारी आज से ही शुरू हो चुकी है। मुंबई समेत कई जगहों से शुरुआती रुझान भी मेरे पास ऐसे आ रहे हैं। अब की बार लड्डुओं की पैकिंग के डिब्बे भी तैयार किए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे देश में इस खुशी का खर्च कितना होता है? पटियाला ने एक अनुमान लगाने की कोशिश की है। मैंने इस खर्च को 5 स्तर पर बांटा है। पहले जीतने वाला प्रत्याशी, दूसरा उसका समर्थक, तीसरा पार्टी का जिला संगठन और चौथा पार्टी का प्रदेश संगठन और पांचवा पार्टी का केंद्रीय संगठन। इन 5 कैटेगरी में बांटते हैं हम। देश में साधारण लड्डू की औसत कीमत कितनी है? करीब 500 रुपए किलो। इस हिसाब से हर लोकसभा क्षेत्र में अगर एक प्रत्याशी 2000 किलो लड्डू बांटता है तो उसे करीब 10 लाख रुपए के लड्डुओं पर खर्च करने पड़ते हैं। वहीं फूलमाला और आतिशबाजी पर भी करीब 5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा हर प्रदेश मुख्यालय और जिला मुख्यालय में सजावट, मिठाइयां और आतिशबाजी पर औसतन करीब 10 लाख रुपए का खर्च हो ही जाता है। पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी अपने अपने इलाके में मिठाई और जश्न पर करीब 5 लाख रुपए तक का खर्च कर देते हैं।
कुल मिलाकर एक प्रत्याशी की जीत के लिए जश्न पर करीब 30 लाख रुपए का खर्च बैठता है। अगर 543 सांसदों की जीत का हिसाब लगाया जाए तो यह आंकड़ा 163 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। जीत वाली मिठाई का परीक्षण तो आपने देख लिया। अब पटियाल चुनाव के बाद और नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी की जिंदगी में घुली कड़वाहट का परीक्षण करेगा। आज से देश भर में अमूल ने अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। अमूल के गोल्ड दूध की कीमत 66 रुपए से बढ़कर 68 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं अमूल के टी स्पेशल दूध का दाम 60 रुपए की जगह 62 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अमूल शक्ति दूध के दाम भी 58 से बढ़कर 60 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। सिर्फ दूध ही नहीं, देश में गाड़ी का सफर करना भी अब महंगा हो गया है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने टोल नाकों पर टैक्स की दर 5% बढ़ा दी है। हालांकि ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन चुनाव की वजह से कहते हैं इसे टाल दिया गया था। आपके स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए अमूल ने भी अपने दूध की कीमत बढ़ा दी है। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, इसलिए अमूल के लोगों ने भी कुछ 2 रुपए बढ़ा दिए हैं पार्ले जी बिस्किट पैकेट का, कि उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया, चाहे उन्हें पैकेट का बिस्किट हटाना पड़ जाए। चुनाव खत्म हो गया, हर चीज महंगी होगी। आप बताओ, बिजली कहीं मिल रही थी? जिन फेजेस में चुनाव खत्म होता चला जा रहा था, बिजली कहां थी? और यह भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और रात में बिजली गुल करें। ये तो कहीं किसी पूंजीपति का वहाँ चंदा उंदा लिया होगा सरकार ने, वहाँ कुछ कमी रह गई होगी इसलिए बढ़ा दिया। सरकार यही तो करती है, कीमतें बढ़ा करके पूंजीपतियों को फायदा देते, उनको जनता की, गरीब आदमी की कोई परवाह नहीं है। उनके महंगाई में किस तरह से गरीब मर रहा है, किस तरह से मध्यम वर्ग परेशान हो रहा है, इस सरकार से कोई लेना देना नहीं। इसको तो पूंजीपतियों को फायदा होना चाहिए, जो उसमें फायदा होता है वही काम करते हैं। चुनावी नतीजों और महंगाई का पुराना नाता है। अक्सर चुनाव से पहले वोटर को लुभाने के लिए दाम कम किए जाते हैं और फिर नतीजे सामने आते ही दाम बढ़ा दिए जाते हैं। साल 2022 में हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आते ही राज्य में डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए गए थे। इसी दौरान दिल्ली में भी डीजल और पेट्रोल के दाम 80 पैसे बढ़ाए गए थे। 5 राज्यों के विधानसभा रिजल्ट के बाद घरेलू गैस के दाम भी 50 रुपए बढ़ा दिए गए थे। इसीलिए तो पटियाल ने कहा, चुनावी नतीजों और महंगाई का पुराना और गहरा रिश्ता है। यूपी के रोडवेज बस में सफर करना महंगा हो गया है। देखिए, मैं बात महंगाई की कर रहा था, एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि यूपी में 1 से 3 रुपए तक सरकारी सफर के टिकट में बढ़ा दिए गए हैं। आज रात 12 बजे से नया किराया लागू हो जाएगा। टोल टैक्स में बढ़ोतरी की वजह से ये सरकारी बसों का किराया बढ़ाया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से टोल टैक्स बढ़ाने की वजह किराया भी बढ़ गया, जिससे दोहरी मार आप पर पड़ेगी। अब पटियाल पुणे में हुए पोर्शे कार एक्सीडेंट केस का परीक्षण करेगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस की सुनवाई हुई थी। बोर्ड ने नाबालिग से पूछा कि आपके खून के नमूने कैसे बदले गए। जवाब में नाबालिग ने कहा कि वो उस वक्त बहुत नशे में था, इसलिए उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि तब क्या हुआ था। पुणे पॉश केस में नाबालिग आरोपी के मम्मी पापा और दादा जेल में हैं। इसके अलावा ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में 2 डॉक्टर और 1 चपरासी भी जेल में हैं। ये तीनों ही अस्पताल के कर्मचारी थे। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि एक्सीडेंट के वक्त आरोपी की कार में 2 और लोग भी थे, उनके भी ब्लड सैंपल बदले गए हैं। यूपी में बीजेपी को आशंका है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मतदान के दौरान अशांति फैला सकते हैं। पार्टी नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर यह शिकायत की है। अरविंद केजरीवाल को जेल में कूलर चाहिए। उनकी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया में मैसेज लिखकर यह बात कही है। वैसे इसका मुखड़ा तिहाड़ के खराब तराजू को बनाया गया है। संजय सिंह ने कहा है कि गर्मी से राहत के लिए कूलर का भी इंतजाम नहीं है, जबकि कुख्यात अपराधी को भी कूलर मिला हुआ है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कल रात 9 बजे होगी आपसे मुलाकात। शुभ रात्रि।